हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। आज हम आपका बेसिकली चैप्टर हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जितना हमने पढ़ा है उसमें कुछ आपकी प्रमुख शब्दावलियां हैं। उन शब्दावलियों का 1-2 लेक्चर हमारा होगा, फिर उसके बाद हम लोग अपनी नई बुक की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और उनको पूछेंगे और उनको देखेंगे। क्लियर है? इस दौरान अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा हमारे सामने है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। गौर करके हम लोग इसको देखने वाले हैं, पारिभाषिक शब्दावली। तो इन पारिभाषिक शब्दावली को अगर आप देखते हैं तो इन पारिभाषिक शब्दावलियों में सबसे पहले एक क्षेत्र आता है जिसको कहते हैं अनौपचारिक सेक्टर, यानी कि जिसको हम असंगठित क्षेत्र भी कहते हैं। बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा, असंगठित क्षेत्र। ठीक, इनफॉर्मल आपका सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं इंटरप्राइजेस क्षेत्र ऐसे, और खास कर इनफॉर्मल वाले। देख लिया, इन्हें हम विदेशों से उपहार के आदान प्रदान, धन का। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए अनौपचारिक सेक्टर, निजी क्षेत्र के वैसे उद्यम जिनमें मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या सामान्यतः दर से अधिक नहीं होती। क्या नहीं होती? सामान्य दर से पाने वाले से अधिक नहीं होती। उनको हम क्या कहते हैं? आपका ध्यान रखना, उन्हीं को हम आपका श्रमिक संख्या का दर कहते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा आप अगर गौर करके देखेंगे तो और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक, तो ये था अनौपचारिक सेक्टर। लिख लीजिए, गौर कर लीजिए, ये सारी चीजें आपको आज 11वीं में पढ़ने के साथ साथ 12वीं, आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जब भी आप कॉम्पिटिशन तैयारी करेंगे तो ये सारी शब्दावलियां आपको जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगी इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़े। आवश्यक मदे, भुगतान संतुलन के चालू खाते की मदे जिनमें दिखाई देने वाली दृश्य वस्तु नहीं होती। अदृश्य मदे मुख्यतः वे सेवाएं होती हैं जैसे पर्यटन, जहाजरानी, वायु परिवहन, बीमा और बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं। इन विजुअल कुछ आपकी सर्विसेज होती हैं, देखिए, जो हमें दिखती। अब कैसे हैं? अब अगर आप कहो, अब जो हम इनविजुअल, जैसे कि चालू खाता है, बैंकिंग है, मध्य है, ये जितनी भी आपकी सर्विसेज होती हैं वो सारी कैसी होती हैं? इनविजिबल होती हैं। ठीक, इनको हम अदृश्य, आपके मदे, मदे मतलब वस्तु कह सकते हैं, हम उस कैटेगरी में इनको रखते हैं। ठीक है ना? अब इसी में हम, इनमें हम वित्तों से उपहार के आदान प्रदान तथा धन की निजी खाते का अंतरण, आपके सरकारी अनुदान, ब्याज और तथा लाभांश आदि भी सम्मिलित कर सकते हैं। कैसा होता है? ये सारी चीजें इसमें जो है आपकी सम्मिलित हो सकती है। अनारक्षण, किसी व्यक्ति या उद्योगी समूह को उन वस्तुओं के उत्पादन करने की छूट देना जिन्हें पहले कोई विशेष व्यक्ति या उद्यमी बना सकते हैं। भारत में यह मुख्यतः बड़े उद्योग उन वस्तु और उत्पादन की अनुमति से जुड़े हैं जिनका उत्पादन पहले केवल एक लघु रूप में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक केवल आपका जो लघु रूप है, उन्हीं आपका लघु रूप में हम लोग आपका कर सकते हैं। ठीक, आगे देखें। किसी व्यक्ति या उद्योग ही समूह उन वस्तुओं के उत्पादन न करने में छूट देता है जिन्हें पहले कोई विशेष व्यक्ति या उद्यमी बना सकते हैं। भारत में यह मुख्यतः बड़े उद्योग द्वारा उन वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति से जुड़ा है
जिनका उत्पादन पहले केवल लघु ही कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? लघु उद्योगी उन सारी चीजों का उत्पादन जो था कर सकते थे, उन्हीं से ये सारी चीजें आपकी जुड़ी हुई हैं और उन्हीं से ये सारी चीजें हैं। ठीक, इसको देखिए, ये तीनों हैं, आप इनको एक बार गौर करके देखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं इसी में। चलिए, अब बात करते हैं इसी में अवमूल्यन की, जिसको बोलते हैं डिफ्लेशन। विनिमय दर में गिरावट, जिसके कारण विदेशी मुद्रा की इकाइयों के रूप में अतारांकिक मुद्रा की कीमतें कम हो जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आपका डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है अवमूल्यन। यानी कि आपका किसी चीज की जो रेट है, आपका विनिमय दर, एक्सचेंज रेट है, हम उसको कम कर देते हैं। देख लिया। इसके बाद देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, अवसर लागत कहते हैं हम इसको, और सी से व्यक्त करते हैं। यह किसी कार्य या मूल्यवान के संदर्भ में परिभाषित नहीं की जाती और अस्वीकार किए गए विकल्पों के मूल्य के समान होती है। कैसा? अस्वीकार किए गए मूल्य के समान होती है। अगला है आकस्मिक दिन मजदूर, कैजुअल वेज लेबर। क्या देखना है? कैजुअल वेज लोअर को हमको देखना है, लेबर्स को। चलिए अगला देखिए, आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण, इंटीग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। सरकारी नीतियों द्वारा अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार और निवेश में वृद्धि, जिससे आंतरिक अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्थाओं के साथ आपका कुशलता और पारस्परिक निर्भरता सहित जुड़ सकता है। चलिए, देख लिया। आयात प्रतिस्थापना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सरकार की आर्थिक विकास की ऐसी नीतियां जिनमें आयात की जा रही वस्तुओं का स्थान देश में स्वनिर्मित वस्तुएं ले लेती हैं, इसी नीति को आयात नियंत्रण, आयात शुल्क, अन्य नियंत्रण में अपनाया जाता है। इसी नीति के ध्येय की प्रगति को आंतरिक उद्योग में आत्मनिर्भरता की प्रगति, रोजगार संवर्धन के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। क्या करते हैं? इन सब चीजों के लिए आपका प्रोत्साहन किया जाता है। देखिए, चलिए अगला देखिए, फिर भी एक बार इसको हम दोबारा देखते हैं। सरकार की आर्थिक विकास की ऐसी नीति जिनमें आयात की जा रही वस्तुओं का स्थान से की स्वनिर्मित वस्तुएं ले लेती हैं, इसी नीति में आयात नियंत्रण, शुल्क आयात नियंत्रण को अपना जाता है। इसी नीति के ध्येय की प्रगति प्राप्ति के लिए आंतरिक योग और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, रोजगार संवर्धन को प्रोत्साहन किया जाता है। क्या करते हैं? इन सब चीजों का आपका प्रोत्साहन किया जाता है। अब है आपका टैरिफ। टैरिफ को बोलते हैं आयात शुल्क। क्या कहते हैं? टैरिफ।
और टैरिफ को बोला जाता है आयात शुल्क। तो आयात शुल्क के विषय में आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है आयात शुल्क। हम किसको आपका टैरिफ बोलते हैं? आयात वह कर है जो प्रति इकाई मूल्य अनुसार निर्धारित होता है। प्रति इकाई मूल्य अनुसार क्या होता है? निर्धारित होता है। उसके बाद है आयात शुल्क के हमें देख लिया। उसके बाद देखिए आयात शुल्क बाधा, यानी इसको बोलते हैं हम टैरिफ बैरियर। क्या कहते हैं? टैरिफ बैरियर। आपने सुना होगा ना कि आपका बैरिफ लगा दिया, टैरिफ बैरियर लगा दिया सरकार द्वारा आयात पर कर, यानी कि जब सरकार किसी, ध्यान दीजिए, किसी उत्पाद को बाजार में आने से रोकती है, ठीक, तो सरकार क्या करती है? उस पर कुछ एक्स्ट्रा कर लगा देती है, ठीक, उसी को बोलते हैं बैरिफ। अगला है इंपोर्टेंट लाइसेंसिंग। क्या है? लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग जिसको हम कहते हैं किसी देश में वस्तु के आयात की सरकार से मिलने वाली अनुमति। लाइसेंसिंग का सिंपल मतलब है आप कोई चीज कर रहे हैं उसमें आपको सरकार की पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद करेंगे। देखिए इनको दोनों। अगला देखिए आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एशियन नेशन, यानी कि दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके सदस्य देश हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, बुर्नोई, दारुसलाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। ये सारे हैं इसके देश। आसियान की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, श्रम या पूंजी की क्षमता में वृद्धि से उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। यह शब्द प्राय श्रम के आगत की उत्पादकता के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। जो श्रम है उस श्रम की जो आगता है उसकी उत्पादकता में आपका किए जाते हैं। देख लिया। अगला देखिए उपनिवेशवाद, कोलिज्म जिसको कहते हैं। युद्ध में विषय या अन्य विधियों का प्रयोग करके किसी दूसरे देश को अपने अधीन बनाना। क्या करें? युद्ध के विषय या अन्य विधि से किसी देश को अपने देश के अधीन बनाना। इस प्रकार अपनी सीमा, देश की सीमा के बाहर भी अन्य राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक जीवन पर नियंत्रण कर लेना उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी विशेषता अन्य देशों का शोषण रही है। क्या रही है? अधीनस्थ आपका देशों का शोषण रही है। देख लिया। आगे बढ़े। अब है उपभोग समुच्चय। ध्यान दीजिए, फिलहाल आज के लिए इतने ही। हमने जो आपके शब्दावलियां पढ़ी हैं ये वो पूरी शब्दावलियां हैं जितने हमने सारे चैप्टर देखे हैं। उन चैप्टरों में आपके समाहित निहित थी, इन्हीं को याद रखना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? इसलिए मैं आपका रिवीजन के तौर पे भी और आपको नए चैप्टर के तौर पे पढ़ा रहा हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।